आज हम जानेंगे 1% फॉर्मूला बुक को। 30 दिन में अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें या खुद को कैसे अगले 30 दिन में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ये 7 चैप्टर में बुक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, यह है परिवर्तन का समय है। शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें वह बेहतरीन काम किया गया था। गलियारे में देखते हुए वह मुस्कुराया और उसने अपने एक सहकर्मी को हाथ हिलाकर विदा की, जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसे लोगों का आसपास रहना बेहतरीन था, जिनके साथ वह मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता था। उसकी नजरें उस पुरस्कार की ओर गईं, जिसे उसने कुछ समय पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी पुरस्कारों के नजदीक टांगा था। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था, और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था, एक बेहतरीन महिला के साथ। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मजे करते थे। और अब जिंदगी में मुश्किलें आती थीं तो वह एक दूसरे को सहारा देते थे। जहां तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व था। उनके आस-पास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी, लगभग हमेशा। आखिर वे बच्चे थे, केन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस भरी। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई थी। वह और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में केन बहुत ज्यादा नाखुश था। उसे अपनी नौकरी में जोखिम नजर आता था, और हर दिन कम से कम एक दो सहकर्मियों से उसका झगड़ा होता था। उसे जरा भी पता नहीं था वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहां थे। केन ने सोचा, क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसे ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में, किसी कोने में अब भी एक आशा की चिंगारी बाकी थी। ज्यादा हासिल करने की, ज्यादा बनना, ज्यादा चाहना। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देखने जा रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने पिछले साल काफी हराया था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन उसने अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। वैसे उस दिन की वह थोड़ी उधेड़बुन में था और अपने उत्साह से समर्थन नहीं कर रहा था, जितना कि अमूमन करता है। नौकरी में उसका सप्ताह हमेशा जितना ही मुश्किल रहा था, उसके दिमाग में बार-बार वही चिंताएं और समस्याएं घूम रही थीं। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाजें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज्यादा तेज, ज्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फॉर्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और वह गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा, इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा है। कुछ तो था जो पिछले साल से अलग लग रहा था। जैक की टीम ज्यादा एकाग्र थी और कोच के निर्देशों का ज्यादा अच्छी तरह से पालन कर रही थी। वे लोग ज्यादा एकजुटता के साथ मैदान में इधर से उधर जाते और गेंदों
केन के चारों ओर झुंड बनाते अमीबा के जैसे लगते थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे पहले से ज्यादा फुर्तीले थे, पहले से ज्यादा बेहतर खेल रहे थे। जैक की टीम में कोई खास बदलाव नहीं थे। उसमें अब भी आस पड़ोस के वही लड़के थे जिनके साथ वह कुछ सालों से खेल रहा था। बेशक वे सब एक साल बड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी टीम के लड़के भी एक साल बड़े हो गए थे। केन ने दूसरी टीम पर निगाह डाली तो देखा उसमें से कमोवेश वही लड़के खेल रहे थे जो पिछले साल थे। दूसरी टीम का कोच भी वही था जो पिछले साल था। बेशक उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जो केन ने पहले कभी नहीं देखा, और लेकिन वह निश्चित रूप से वही कोच था। केन ने याद करने की कोशिश की कि क्या जैक ने उसे बताया था कि उसकी टीम में कोई नया कोच आया है। उसे याद नहीं आया। उसने एक पल के लिए मैदान की दूसरी ओर देखा। हाँ, निश्चित रूप से यह कोच जिम ही थे जो मैदान के बाहर बैठे थे, जहां वे हमेशा रहते थे। फिर केन ने दूसरी निगाह डालने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। ये जिम ही थे, लेकिन कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज्यादा प्रेरित, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उन उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था, जो उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले कभी नहीं दिखता था। फिर अचानक मैच के अलावा हर चीज केन के दिमाग में बैठ गई। वह एक दूसरे अभिभावकों के साथ उछल कर खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और उत्साहवर्धक आवाजें निकालने लगा। तब जैक ने अपनी टीम के साथी को पास दिया जो सही स्थिति में आया और उसने गोल कर दिया। जैक की टीम ने यह मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर केन और बाकी अभिभावक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की। विजय के उल्लास के काफी शोर शराबे वाला माहौल था। जूस बॉक्स और कुकीज थमाने का दौर शुरू हो गया। इस दौरान केन की नजरें कोच जिम से जाके मिली। वह उनसे हाथ मिलाने उनके पास गया। कोच, बधाई और धन्यवाद। मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है। बाकी सभी लड़के भी अच्छा खेलने लगे हैं। ईमानदारी से कहूं तो सुधार आश्चर्यजनक हैं, केन ने कहा। जिस पर जिम ने मुस्कुराते हुए बोले, लड़के आज यकीनन बहुत बढ़िया खेले। उन्होंने जमकर अभ्यास किया, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। मुझे उन पर बहुत नाज है। केन ने कहा, मुझे भी नाज है। फिर वह जैक की ओर मुड़ा और जो उसी समय अपनी टीम के साथियों से पल भर के लिए अलग हुआ था। केन ने झुककर उसे गले लगाते हुए कहा, वाह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसके बाद जैक तुरंत ही दौड़कर अपनी टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने चला गया। आपका रहस्य क्या है कोच? जिम ने कहा, मुझे लग ही रहा था आप मुझसे ऐसी कोई चीज पूछने वाले हैं। मुझे लग ही रहा था आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई उधेड़ बुन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे इस साल कोई चीज अलग है। मैं जानता नहीं हूं आपने क्या किया, लेकिन टीम ये बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। जिम ने कहा, धन्यवाद, वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है। केन एक पल के लिए ठहरा, फिर कोच से नजरें मिलाते हुए बोला, देखिए, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जिम ने कहा, और अब वे खुलकर मुस्कुरा रहे थे। केन, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल इस वक्त जैसा था, उससे अब मैं एक अलग इंसान हूँ। जिम ने मुड़कर पीछे भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है ना केन? मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पे हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैंने रास्ते में जो सीखा उससे उसमें आपको रुचि होगी। थोड़ा चकराते हुए केन ने सिर हिलाया और कोच के पीछे पीछे चल दिया, जो अपनी टीम के एक लड़के से जश्न के अंदाज में हाथ टकराने के लिए पल भर रुके और दूसरे अभिभावक के साथ हाथ मिलाने के लिए भी। जब वे भीड़ से दूर जाके बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बेहतरीन नहीं चल रहा था, बस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर
कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा कर सकता था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे हमेशा उपलब्धि का बेहतरीन एहसास मिलता था, इसलिए मैंने मन में सोचा मैं शुरुआत भी यहीं से करूंगा। मैं इन बच्चों की ज्यादा मदद करूंगा ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकें। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो यह सीखनी थी कि मैं कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स उत्कृष्टता का परम इम्तिहान था। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच में फर्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? किन ने कहा। आप मजाक तो नहीं कर रहे? वे सब शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड में दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे वह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो के आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था। क्योंकि यह कांटे की टक्कर का मामला था, जिम ने आगे कहा। इसलिए मैंने पलटकर परिणामों को देखा, रिजल्ट को देखा। केवल पहले और चौथे स्थान में बीच का फर्क, यानी स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच में अंतर सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% का था। मतलब गोल्ड मेडल और जो कोई पदक नहीं जीता, जिसने कोई मेडल नहीं जीता, उसमें सिर्फ फर्क 0.9% का था। हैरानी में केन के मुंह से सीटी निकल गई। कोच जिम ने कहा, देखिए, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ओलंपिक के उन परिणाम खेलों के परिणाम का विश्लेषण करने में लगा जिनमें गति, दूरी, वजन, वस्तुपरक पैमाना लागू किया जा सकता था। मैं देर रात तक जगकर जनगणनाएं करता था। कौन सी चीज थी जो पदक विजेताओं को भी बाकी लोगों से अलग करती है? जाहिर है इसे मेरी पत्नी पगला गई जब तक मैंने उसे वह नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वह एक टीचर हैं, इसलिए वह सोचती थी कि वह उत्कृष्टता को नापने के बारे में सब कुछ जानती हैं। देखिए, मैंने जो खोजा उससे उनके भी होश उड़ गए। केन ने अपनी भौहें उठाई और उम्मीद से आगे झुक गया। केन, वह चाहे वह यह तैराकी हो, एथलेटिक्स हो, चाहे जो स्पर्धा हो, गोल्ड मेडल जीतने वाले और फोर्थ स्थान पर आने वालों के बीच का अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सॉल्ट लेक सिटी 2002 के विंटर ओलंपिक्स में 5000 मीटर की रिले रेसिंग चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अमेरिका ने 7 मिनट 30 सेकंड में चौथे स्थान पर आया। यह लगभग लगभग फर्क 2.9 परसेंटेज का था। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली सभी टीम किसी न किसी बिंदु पर गिरी थी। गिरने के बावजूद स्वर्ण पदक में कोई पदक नहीं होता जिनके बीच में अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो यह अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स के पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई। वे अपने और सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोरेड केविक के बीच में 5 तैराकों से आगे निकले थे और कामयाब हुए। केन ने सिर हिलाया, उसे वह बहुत तनावपूर्ण और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फिलिप्स को फिलिप्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फिलिप्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की, तो वह भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की हुई है। लेकिन बाद में यह पता चला कि उस आधे स्ट्रोक्स ने फिलिप्स को ज्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया है। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे थे। जरा 1 मिनट ठहरें, केन ने मन ही मन में हिसाब लगाया। फिलिप्स ने तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। अंतर देख रहे हो? सेकंड से जो नीचे चलती है ना, उसमें सिर्फ
एक सेकंड के मतलब 100वें हिस्से के बराबर से पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते जितनी तेजी से स्वर्ण पदक और रजत गोल्ड मेडल और रजत पदक के बीच में फासला सिर्फ 0.002% का था। स्वर्ण पदक कोई पदक नहीं है, से अलग करने वाला फासला कितना था, मतलब गोल्ड मेडल से फोर्थ स्थान पे आता है जिसे कोई मेडल नहीं मिलता, उसके बीच में कितना फैसला था। जिम ने पूछा। देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वह फिलिप्स से 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी कि 1% का ठीक एक तिहाई भाग। केन ने एक और उदाहरण के बारे में सोचा। क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नजरों में यह एक बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। मैंने उसका अध्ययन भी किया था। जिम ने जवाब दिया। आप जानते हो पहले और सातवें स्थान वाली धावकों के बीच में अंतर कितना था? यह 1 सेकंड का 18/100वां भाग था। इससे हम यह आधारभूत संदेश सीख सकते हैं कि जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण और असाधारण रूप से के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1% बस इतने की जरूरत होती है। केन ने पूछा। उसे एक पल के लिए अपने भीतर एक छोटी सी चिंगारी सुलगती हुई दिखी। यकीन नहीं होता कि यह इतना शक्तिशाली होता है। फिर उस जब उसकी निगाह कीचड़ और घास से सने बच्चों पर गई तो उसे अपनी मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। कोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जल्दी ओलंपिक में जाने की योजना बना रहे? इस कटाक्ष पर जिम ने जरा भी विचलित नहीं हुए। लेकिन आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे और मैं भी कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। ये बच्चे भी शायद कभी ओलंपिक खिलाड़ी बन पाए। ओलंपिक खिलाड़ी हम शायद नहीं बन पाएंगे, या हम अगले बिल गेट्स, वैन ग्रेजेट्सकी, ओपरा, वॉरेन बफे, बॉबी फिशर, लेब्रॉन जेम्स या मोजार्ट बनने नहीं जा रहे। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा यह है कि 1% का हमारे लिए क्या महत्व है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो भी कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर नहीं कर सकती थी। लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीजों में से केवल 1% बेहतर तो बन ही सकते थे। अब इस बारे में गंभीरता गंभीर है ना? केन ने कहा। अचानक कोच की ओलंपिक आकांक्षाओं के बारे में अपनी छिछोरी टिप्पणी पर अफसोस होने लगा। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने नई संभावनाओं का पूरा संसार खुल गया। इस बारे में सोचें। मैंने फैसला किया कि मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, संप्रेषण, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताओं और जीवन संबंधी सभी तरीका की योग्यताओं पर 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। मैं सोचता था कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया है कि यह कारगर था। कल्पना करें, 1% फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए कितना कुछ कर सकता है। बशर्ते 1% बेहतर बनने के लिए हम समर्पण कर दें तो हम सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। मैं नहीं जानता कोच, मुझे तो लगता है कुछ चीजों में तो 1% बेहतर बनने में बहुत सारा प्रयास लगता है, लेकिन इसके बावजूद आपसे आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आप अव्वल आएंगे। केन ने कहा। लोग सिर्फ गोल्ड मेडल पदक जीतने वालों को ही याद रखते हैं ना? उसने आह भरी और कहा। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते तो ज्यादा कड़ी कोशिश करने वालों की कोई प्रेरणा ही नहीं होती। आपके लिए मेरे पास एक और उत्कृष्ट खेल मिसाल है, केन ने जिम से कहा। मुझे पता था कि आपके पास होगी, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ से 1990 तक पीछे जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आयोजित एक आयरन मैन प्रतिस्पर्धा में, इसमें 2.4 मील की तैराकी है।
112 मील की साइकिल दौड़ है और 26 मील की दौड़ होती है। आप सोचेंगे कई प्रतिस्पर्धियों के बीच में घंटों का नहीं तो कम से कम कुछ मिनट का अंतर तो होगा, क्योंकि काफी लंबी रेस है। मेरे मामले में तो कई दिनों का भी हो सकता है, केन ने मजाक में कहा। देखिए, केवल 1 सेकंड का अंतर था। फिनलैंड के धावक पॉली क्योरो दूसरे स्थान पर आने वाले अमेरिकी धावक केन ग्ला से सिर्फ 1 सेकंड आगे रहे। यहाँ सचमुच दिलचस्प बात थी। प्रतिस्पर्धा में जज्बे की वजह से ग्ला ने अब भी मानते हैं कि यह दूसरा स्थान उनके करियर के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। मेरा अनुभव यह है कि प्रतिस्पर्धा की भावना और यह यात्रा अक्सर जीत हार की धारणा से बड़ी होती है। हो सकता है आप सारे समय न जीतें, लेकिन अगर आप आज बीते कल से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहें तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रहता है। जो माइंडसेट होता है ना विनर्स का, वो रहता है। मेरा दृढ़ निश्चय विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने केन को एक पल दिया ताकि यह बात उनके दिमाग में घुस जाए। फिर आगे बोले, क्या आप ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है? केन ने अपना सिर हिलाया। कोच ने खुद के सवाल का जवाब दिया, यह है किटियस आल्टियस फोर्टियस। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, यह इस तरह से नहीं कहता कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है तो आज हमें कल से ज्यादा तेज बनना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। यह कहता है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। केन उठकर खड़ा हो गया, बेंच के सामने थोड़ा सा घूमने लगा। वह अब इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि इस तरह बैठने का कोई सवाल ही नहीं था। उसका दिमाग दौड़ रहा था कि वह 1% फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों पर कर सकता था। अचानक वह रुका, जिम की ओर मुड़ा। क्या यह फॉर्मूला करियर में भी लागू होता है? बिल्कुल हो सकता है। आप सेल प्रतिनिधि हों, या मार्केटिंग करते हों, या शायद मैनेजर हों, या शायद आप एक ट्रेडर हों। ठीक है, आप कभी भी किसी अन्य सेल प्रतिनिधि, मार्केटिंग वाले व्यक्ति, मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच सकते। दरअसल आपकी इसकी कोशिश में हताश हो जाएंगे, लेकिन आप खुद जिस तरह से काम करते हैं उसके सैकड़ों सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपको एक असंगठित लाभ मिल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल, आईटी, फाइनेंस, आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिससे आप बेहतर बनना चाहते हैं, जिसमें आप बेहतर बनना चाहते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग, सैक्सोफोन वादन की बेहतर बनाया है, वजन कम किया है, फिट हुए हैं, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। केन की आंखों का उभाव देखते हुए कोच ने धीरे से कहा, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे फायदा उठा सकता है। फुटबॉल देखने आए दर्शकों की भीड़ कम होने लगी थी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद चल रहे थे। बच्चों की चिल्लाहटें भी धीमी हो रही थी। चलें, हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, जिम ने कहा। चलते समय केन ने पूछा, ठीक है, तो आपने यह पता लगा लिया कि आपको टीम को 1% बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना सरल तो नहीं रहा होगा कि आपको कैसे पता चला कि शुरू कहाँ से करना है। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद एक दिन मैं अपने मित्र से बातचीत कर रहा था। वह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। अगर ओलंपिक में बेचने की स्पर्धा होती तो वह स्वर्ण पदक उसी को मिलता। मैंने उसे अपना विचार बताया। उसने पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे अपने काम में इतना ज्यादा सफल है। यानी कि वो जो चीजें बेचता है उसमें सबसे ज्यादा सफल था। जिम ने जानबूझकर केन से नजरें मिलाई। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, जिम, अब समय आ गया है।
समय आ गया है, केन ने सवालिया अंदाज में पूछा। किस चीज का? मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि आपके लिए भी यह समय आ गया है। मेरे उस मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय समूह या ग्रुप से कराया, जिन्होंने महारत हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी थी। उससे मिलकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही इसी सिद्धांत या फॉर्मूले पर जी रहे हैं, जिन्होंने अपने ओलंपिक परिणामों में शोध करके खोजा था। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे चंद लोग ही जानते हैं। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे, जिनसे उन्हें पता चला कि सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन सामान्य प्रदर्शन के बीच में केवल 1% का अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वे पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया है। जल्द ही हमने अपने उत्कृष्टता बनाने की नीति को एक नाम दिया, 1% फॉर्मूला। बुक का जो मेन टॉपिक है या मेन शीर्ष होता है जो 1% फॉर्मूला, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब मैं इस समूह में 6 लोग थे, जो ग्रुप था उसमें 6 लोग थे। मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक, और इससे शायद आपको हैरानी होगी कि उसमें एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी था। चिंता न करें, इस समूह में कोई बैठकें, कोई गोपनीय रस्में नहीं होती। आप इसे क्लब मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं केन ने थोड़ी हैरानी से कहा, देखिए मुझे गलत ना समझे, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय नहीं पता था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो आपको उत्कृष्टता या महारत महारत हासिल करने के लिए अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा कि आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे, अपने तथा दूसरों के बारे में कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच, उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हो, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियां आएंगी। यहाँ से 1% फॉर्मूला का शुरुआत होती है। अभी थोड़ी देर में चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से हम समझेंगे कि 1% फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। वे बच्चों और अभिभावकों के पास पहुंच गए, जो अब छंटते जा रहे थे। केन अभी भी जवाब न दे, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर ले, जिम ने कहा। वे एक अन्य अभिभावक से बात कर ले चले गए। केन ने जैक और उसके सबसे अच्छे मित्र को कार में बिठाया, कहा रास्ते में बर्गर पार्टी उसकी तरफ से होगी। बच्चे अंदर बैठ गए। केन ने दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी जिम कार के पास पहुंच गए। केन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है, आपको यह देना चाहता था, जिम ने कहा। एक बिजनेस कार्ड उसे थमाया। अगर आप डंडे लेते हैं, आप तैयार हैं, तो मुझे फोन कर देना। ये वाकई में एक बेहतरीन यात्रा होगी। तो इसका चैप्टर नंबर 2 कल आपको मिलेगा। मैं डेली एक चैप्टर डालूंगा और फिर पूरी बुक की समरी एक साथ भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं।